हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ये हमारे सीटेट एग्जाम के लिए साइंस की सिलेबस सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम हर एक टॉपिक को जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, उनको हम डिटेल में ट्रिक के माध्यम से और आसान भाषा में डायग्राम के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आज की हमारी क्लास नर्वस सिस्टम के बारे में रहने वाली है। आज हम तंत्रिका तंत्र को बिल्कुल आसान भाषा में और डायग्राम के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको इसके अलावा नर्वस सिस्टम पढ़ने के लिए कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आपकी सिलेबस सीरीज चल रही है आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप सीटेट एग्जाम के लिए सिर्फ एमसीक्यू प्रश्न लगाइए और चले जाइए पेपर देने और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो भी जाए। आप पिछला ही रिकॉर्ड उठा के देखिए, पेपर अगर सेकेंड की बात करें तो वहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ 18% स्टूडेंट पास हुए हैं। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि पेपर सबके लिए सेम है, सिलेबस सबके लिए सेम है, टाइम ड्यूरेशन सबके लिए सेम है, लेकिन अप्रोच सबकी सही नहीं थी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ एमसीक्यू प्रश्न सॉल्व किए और चले गए एग्जाम देने। तो ऐसा आपको नहीं करना। आप प्रश्नों का लेवल थोड़ा हाई लेवल आता है, जिसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी आपकी थ्योरी पढ़ी होनी चाहिए। तो इसीलिए ये सिलेबस सीरीज चलाई जा रही है, जहाँ पे हम पहले भी बहुत सारी क्लासेस पढ़ चुके हैं और सारी क्लासेस एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। सारी क्लासेस वहाँ पे सीक्वेंस वाइज डली हैं। अगर अभी तक आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं की, यानी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो आप ये प्लेलिस्ट जरूर जाके देखिएगा। यहाँ से आपकी साइंस की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इसके बाद हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही पीवाईक्यू प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आप कम समय में साइंस की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी को फॉलो जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम होता क्या है। तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम की बात करें तो सिस्टम क्या होता है, तंत्र क्या होता है। तो सिस्टम हम किसको बोलते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गन या बहुत सारे इंसान मिलके एक ही काम को करते हैं तो उन इंसानों या उन ऑर्गन के समूह को हम क्या बोलते हैं, उन ऑर्गन के समूह को हम सिस्टम या फिर तंत्र बोल देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बात तंत्रिका तंत्र की चल रही है, तो तंत्रिका तंत्र क्या होगा, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होगा। तो ऐसे तंत्रिका कोशिकाओं का समूह जो शरीर में नियंत्रण का काम करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं पूरे बॉडी को, और पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, समन्वय करने का काम करते हैं और उनका संचालन भी करते हैं। तो इस तंत्र को, इन तंत्रिका कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। अब तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं जो मिल के काम करते हैं, तो तंत्रिका तंत्र में आ जाएगा ब्रेन, संवेदी अंग यानी जितने भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो आ जाएगा, उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा और तंत्रिका कोशिका आ जाते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है, तो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। और हमारे बॉडी में ना लगभग 100 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं, थोड़े बहुत नहीं, 100 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं। और न्यूरॉन शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका भी होती है। और यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। लेकिन जो न्यूरॉन होती है ना, इसमें रीजनरेशन पावर सबसे कम होती है, यानी खुद को फिर से निर्माण कर लेना। रीजनरेशन मतलब क्या होता है कि अगर एक बार डैमेज हो गया है तो खुद को फिर से क्या कर लेना, रीजनरेट कर लेना, यानी अपने आप को रिकवर कर लेना, ये क्या कहलाती है, रीजनरेशन पावर कहलाती है। तो रीजनरेशन पावर कोशिकाओं की, जो न्यूरॉन की कोशिकाएं होती हैं, उनमें सबसे कम होती है। अब अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रिजनरेशन पावर किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा रिजनरेशन पावर होती है लीवर। लीवर फटाफट अगर डैमेज हो जाता है ना तो अपने आप को रिकवर कर लेता है। हाँ, एक चीज़ और है कि कोशिकाओं में यहाँ पे स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनते हैं कि जो न्यूरॉन की कोशिकाएं होती हैं इनमें रिजनरेशन पावर सबसे कम होती है, उसका कारण क्या है। एक दे देगा कोशिका विभाजन होती है या इनमें कोशिका विभाजन नहीं होती। तो रिजनरेशन पावर ज़्यादा कब होगी, जब सबसे अच्छा कोशिका विभाजन करेगा, और सबसे कम कब होगी, जब कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो जो न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसीलिए इनकी जो रीजनरेशन पावर होती है वो सबसे कम होती है। अब जैसे इनमें अगर कोशिका विभाजन होगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ब्रेन है, अब ब्रेन के अगर न्यूरॉन में जो नर्व्स हैं वहाँ पे, उनमें अगर कोशिका विभाजन होगा, यानी जो ब्रेन की सेल्स हैं अगर उनमें डिवीजन होगा तो क्या करेंगे, ये ट्यूमर का रूप ले लेंगे। क्या करेंगे, ये ट्यूमर का रूप ले लेंगे, और जहाँ ट्यूमर का रूप लेंगे और ये सीवियर कंडीशन में आया तो यही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। इसीलिए जो न्यूरॉन कोशिकाएं होती है ना, इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता और रीजनरेशन पावर सबसे कम पाया जाता है।
तंत्रिका कोशिका की संरचना। तंत्रिका कोशिका मेनली जो होते हैं वो कितने भागों से मिलकर बने होते हैं? 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट्स और तीसरा क्या होता है? एक्सॉन। अब यहाँ पे देखिए हम पूरा डायग्राम यहाँ पे लेके आए हैं। यहाँ पे आप डायग्राम को देखिए, ये जो पूरा गोल सी संरचना होती है ना, ये देखिए ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है सेल बॉडी। और जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर ही न्यूक्लियस पाया जाता है यानी केंद्रक पाया जाता है और इसी में कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। तो ये न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। अब इसी से जो महीन धागे नुमा स्ट्रक्चर ये जो निकल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स या फिर द्रुमिका बोलते हैं। तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं इनका काम क्या होता है? तो ये अंगों से सूचना प्राप्त करते हैं। जितने भी ऑर्गन हैं अंगों से ये इंफॉर्मेशन लेंगे, सूचना लेंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इससे आगे ये देखिए जो पतली ये धागे नुमा, ये पतली नली के जैसे ये जो संरचना है, ये नली के जैसे ये बीच में जो येलो कलर की संरचना है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये एक्सॉन क्या काम करता है? इसको हम तंत्रिकाक्ष भी बोलते हैं और एक्सॉन भी बोलते हैं। तो एक्सॉन का काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये जो सूचना डेंड्राइट से लिया, सेल बॉडी में पहुंचाया, ये सेल बॉडी की सूचनाओं को कहाँ ले जाता है? एक्सॉन टर्मिनल में ले जाके पहुंचाता है। यानी एक्सॉन का जो एंड होता है ना, यहाँ तक ये क्या करता है? उसको पहुंचाने का काम करता है। अब ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल में क्या होता है? सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं। ये क्या करते हैं? क्या होते हैं? सिनेप्टिक नॉब्स हैं। ये सिनेप्टिक नॉब्स क्या करेंगे? एक्सॉन के टर्मिनल तक जो सूचनाएं आई हैं उसको दूसरे तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये जो सिनेप्टिक नॉब्स है ये इन्हीं का, यहाँ पे दूसरी तंत्रिका आके क्या हो जाती है? यहाँ पे दूसरी तंत्रिका आके जुड़ जाती है और ये जो पूरी संरचना होती है ये क्या कहलाती है? सिनैप्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? यह कहलाती है सिनैप्सिस। क्या कहलाती है? सिनैप्सिस कहलाती है। और यहीं पे संदेशों का आदान प्रदान होता है। यहीं से जो संदेश होते हैं एक न्यूरॉन कोशिका से यानी तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक जाती है। ये क्या होती है? पूरा स्ट्रक्चर होता है तंत्रिका कोशिका के। इसमें 3 पार्ट मेनली होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन, और ये एक सिनेप्सिस प्रोसेस होती है। हाँ, एक चीज यहाँ से और पूछा जाता है कि जो तंत्रिका कोशिका आपस में संदेशों का ये आदान प्रदान जो करते हैं ना, ये किसके माध्यम से करते हैं? तो इसके लिए आपको याद रखना है, क्या याद रखेंगे? केमिको मैग्नेटिक वेव। क्या याद रखेंगे? केमिको मैग्नेटिक वेव के माध्यम से ये क्या करते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तंत्रिका कोशिका के संरचना से रिलेटेड। यहाँ पे आपको एक कवरिंग भी देखने को मिल रही है। ये जो कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। अब माइलिन शीथ का काम क्या होता है? तो ये एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। अब देखिए यहाँ पे डेंड्राइट से दूसरे अंगों से सूचना लिया, सूचना लेके कहाँ पहुँचाया? सेल बॉडी में पहुँचाया। सेल बॉडी के बाद ये सूचना कहाँ गई? एक्सॉन में गई और एक्सॉन लेके उसको एक्सॉन टर्मिनल तक यानी एंड तक जाके पहुँचाया। अब एक्सॉन से इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए इसीलिए जो माइलिन शीथ होता है ये क्या करता है? एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, बॉडीगार्ड बना रहता है एक्सॉन के आसपास का, ताकि एक्सॉन से जो सूचना है वो लीक ना हो या बाहर ना जाए। ठीक है, तो ये पूरी क्या है? तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर है। अब हम पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकार। जो तंत्रिका तंत्र होते हैं ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पहला क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा होता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम क्या बोलते हैं? CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र को PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्वचालित तंत्रिका तंत्र क्या होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो ऐसा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वो तंत्रिका तंत्र होता है जो कि स्वयं की और पूरे शरीर की तंत्रिकाओं पे क्या करता है? नियंत्रण करता है, उनको कंट्रोल करता है। लेकिन जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो 2 भाग से मिलकर बना होता है। उसमें एक आ जाता है ब्रेन जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं और दूसरा क्या आता है? मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बनते भी हैं। जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन मेनली 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन। पहला क्या है? फोर ब्रेन। दूसरा क्या है? मिड ब्रेन। दूसरा क्या है? मिड ब्रेन। और तीसरा है आपका हिंड ब्रेन जिसको हम पश्चिम मस्तिष्क भी बोलते हैं। अब जो फोर ब्रेन है ना, फोर ब्रेन फिर 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है सेरिब्रम। क्या होता है? एक होता है सेरिब्रम और दूसरा क्या होता है? डायंसफ्लॉन। क्या होता है? डायंसफ्लॉन। ये क्या है?
ये फोर ब्रेन के दो भाग हो गए। ठीक है, मिड ब्रेन हो गया। और जो हिंड ब्रेन होता है ना, हिंड ब्रेन ये भी क्या है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, दो भागों में बटा होता है। एक है सेरिबेलम, क्या होता है, एक है सेरिबेलम और दूसरा क्या है, ब्रेन स्टेम। दूसरा क्या है, ब्रेन स्टेम। ठीक है, अब जो ब्रेन स्टेम है ये फिर दो भागों में विभाजित होता है। एक होता है पोन्स बेरेलॉय और एक होता है क्या, मेडुला ओब्लांगेटा। क्या होता है, मेडुला ओब्लांगेटा। यहाँ पे जो फोर ब्रेन का डाइंसफ्लोन भाग होता है ये भी दो भागों में बटा होता है। एक होता है थैलेमस, एक क्या होता है, थैलेमस, और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, दूसरा हाइपोथैलेमस। अब इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है और इन्हीं संरचनाओं से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क को, जो कि सेरिब्रम और डाइंसफ्लोन में बटा होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेरिब्रम के बारे में। तो सेरिब्रम क्या होता है, इसको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं और ये हमारे बॉडी का ना हमारे ब्रेन का क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग 2/3 भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम ही होता है। और ये 4 भागों में डिवाइड भी होता है, जिसको हम पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब और एक क्या है, एक आपका है कौन सा, फ्रंटल लोब। एक क्या है, फ्रंटल लोब, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो क्या होता है, ये 4 भागों में बटा होता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब। ये किसके भाग होते हैं, तो ये सेरिब्रम के भाग होते हैं। अब सेरिब्रम काम क्या करता है, ये तो हमने देख लिया कि सबसे बड़ा भाग होता है, 2/3 पार्ट ये हमारे ब्रेन का कवर किया रहता है और 4 लोब में भी बटा होता है। लेकिन सेरिब्रम का काम क्या होता है, तो सेरिब्रम का काम होता है जितने भी सोचना समझना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोचना समझना, उसके अलावा सोचना समझना, जो लॉजिकल थिंकिंग होती है यानी तार्किक निर्णय लेना, या इमोशन जो होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरिब्रम करता है। कुल मिला के जितनी भी बुद्धि वाली काम होती है, जितनी भी बुद्धि वाली काम होती हैं, बुद्धि है, याददाश्त है, चतुराई है, ये सब किसमें होता है, ये सारे सेरिब्रम के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया सेरिब्रम। दूसरा पार्ट है डाइंसफ्लोन। जो डाइंसफ्लोन होता है ये 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, 2 भागों में। अभी हमने देखा थैलेमस और हाइपोथैलेमस में बटा होता है। तो जो थैलेमस होता है ना, ये थैलेमस क्या काम करता है, तो ये देखने का काम करता है। थैलेमस ये देखना मतलब किसको कंट्रोल करता है, क्या काम करने से मतलब है कि किस क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो ये देखना है, देखने के अलावा स्पर्श करना, सूंघना, देखना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद लेना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सारे अंतर्गत आते हैं किसके, थैलेमस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, थैलेमस के अंतर्गत। कुल मिला के जो थैलेमस होता है ये बाहरी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब बाहरी चीज़ें में क्या आ जाएगी, जैसे बाहरी टेम्परेचर है या बाहरी दर्द है, यानी अगर हमको सुई चुभती है या फिर कांटा लगता है तो उसको कौन हमारे बॉडी तक, यानी उसका मैसेज जो है हमारे ब्रेन तक जो जाता है वो कहाँ पे जाता है, वो थैलेमस के पास जाता है। थैलेमस पोर्शन में ही ये सारी इंफॉर्मेशन होती है जिससे हमको पता चलता है कि हमको दर्द हो रहा सुई चुभने से या फिर कांटा चुभने से। ठीक है, दूसरा है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये इंटरनल चीज़ों को, बॉडी के इंटरनल चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे इंटरनल चीज़ें क्या आ जाएंगे, जैसे कि आंतरिक तापमान और आंतरिक दर्द। आपने वो गाना सुना होगा ना, दिल में दर्द सा हुआ है, कांटा सा कोई चुभा है, ऐसा कुछ गाना है। तो उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। जो हाइपोथैलेमस है ना, ये जितनी भी संवेदनाएं होती हैं यानी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए प्यार, गुस्सा, उसके अलावा घृणा, तो ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, ये सारे हाइपोथैलेमस। इनका अनुभव कौन कराता है, इनका अनुभव कराता है हाइपोथैलेमस। जो हमको प्यार का अनुभव होता है, गुस्से का, घृणा का, नफरत का या भूख का, प्यास का, तो इनका अनुभव हमको किसके कारण होता है, तो इनका अनुभव हमको हाइपोथैलेमस के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्लियर हो गया, सेरिब्रम क्लियर हो गया, हमने 4 ब्रेन अपना कंप्लीट कर लिया। दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, दूसरा आ जाते हैं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन एक तो सबसे छोटा भाग होता है, ये ब्रेन का सबसे क्या होता है, छोटा भाग होता है। और साथ ही ये क्या काम करता है, जो मिड ब्रेन है इसका भी तो कोई काम होगा। तो जो मिड ब्रेन है ये एक तो सुनने का काम करता है, यानी जो श्रवण शक्ति होती है उसको कंट्रोल करता है। और जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, कौन सी प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं मतलब समझते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शन जो कि तुरंत होती हैं, बिना सोचे समझे होती हैं, तो उनको नियंत्रित करने का काम, उनका नियंत्रण कौन करता है, उनका नियंत्रण करता है मिड ब्रेन।
अब आ जाते हैं पश्चिम मस्तिष्क में। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है इसमें 3 भाग होते हैं। पहला होता है सेरिबेलम। क्या होता है पहला? सेरिबेलम। ठीक है, क्या होता है? सेरिबेलम होता है। और दूसरा इसका भाग कौन सा होता है? पोन्स बेरुलाई होता है। क्या होता है? पोन्स बेरुलाई होता है। और तीसरा क्या होता है? मेड्यूला ओब्लांगेटा। क्या होता है? मेड्यूला ओब्लांगेटा होता है। अब यहाँ पे जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम का काम क्या होता है? इसको हम छोटा दिमाग कहते हैं। सेरिबेलम को हम किस नाम से जानते हैं? तो सेरिबेलम को हम छोटा दिमाग के नाम से जानते हैं। अब इसको छोटा दिमाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं ना, सारी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम करता है। साथ ही ये बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, शरीर के संतुलन का काम करता है। और जो बोलने का संतुलन होता है ना, बोलने का संतुलन भी कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है। इसीलिए जो शराबी होते हैं, जो शराब जब पीते हैं तो उनका सेरिबेलम ही ढंग से कार्य नहीं करता। अब जब सेरिबेलम ढंग से काम नहीं करेगा तो वो चल भी अच्छे से नहीं पाते हैं और बोल भी अच्छे से नहीं पाते। देखिए वो लड़खड़ा के चलते हैं। तो उसका मेन जो कारण है वो क्या है कि क्योंकि जो शराब का सेवन करता है, शराब सेवन करने वाले व्यक्ति का सेरिबेलम ढंग से काम नहीं करता, इसीलिए वो लड़खड़ा के या फिर लड़खड़ा के चलते हैं या लड़खड़ा के बोलते हैं। दूसरा आ जाते हैं पोन्स बेरुलाई। तो पोन्स बेरुलाई क्या होता है? ये कड़ी होता है, जो प्रमस्तिष्क होता है और जो अनुमस्तिष्क है उसके बीच की ये कड़ी होती है। और ये क्या करता है? जो श्वसन की क्रिया होती है ना, श्वसन क्रिया को नियंत्रण करने का काम करती है। क्या करती है? श्वसन क्रिया को नियंत्रित करती है। तीसरा हम आ जाते हैं मेन मेडुला ओब्लांगेटा। तो जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है, अभी हमने पढ़ा कि जो सेरिबेलम है ये क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं को कंप्लीट करता है, यानी क्या करता है? कंट्रोल करता है। वहीं पे जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है ये क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। ये क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अब जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है ना, ये भी 2 तरीके की होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं भी 2 तरीके की होती हैं। एक होती हैं जैविक क्रियाएं और दूसरी क्या होती हैं? सहायक क्रियाएं। क्या होती हैं? एक है जैविक क्रियाएं, दूसरी सहायक क्रियाएं। अब जैविक क्रियाओं में क्या आ जाएगा? तो ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जिनको अगर ना की जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? जैविक क्रियाएं या वाइटल रिएक्शंस बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें श्वसन आ जाएगा। श्वसन है तो अनैच्छिक क्रिया, लेकिन अगर ये नहीं होगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। पाचन इसके अंतर्गत आ जाएगा। पाचन भी अगर नहीं होगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। हृदय की धड़कन इसके अंतर्गत आ जाएगा। उत्सर्जन इसके अंतर्गत आ जाएगा। और रक्त परिसंचरण यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ये सारी वाइटल एक्टिविटी में आती हैं। और अगर ये नहीं हुई ना तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन है ये अनैच्छिक क्रिया, अपने इच्छा अनुसार नहीं होती। कभी हम ऐसा नहीं होता कि हम पाचन को रोक लें या श्वसन को रोक लें या उत्सर्जन को रोक लें या फिर जो हार्ट बीट है हम दिल की धड़कन को रोक लें, क्योंकि अगर दिल की धड़कन को रोकेंगे तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। दूसरी अनैच्छिक क्रिया में क्या आ जाता है? सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती हैं? ऐसी क्रिया जिनके होने ना होने से बॉडी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि हिचकी। अब हिचकी आए चाहे ना आए, इससे क्या बॉडी में प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं होगा। छींकना, इससे भी बॉडी में प्रभाव नहीं पड़ेगा। खर्राटे, इससे भी बॉडी में प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बस क्या होती हैं? ऐच्छिक क्रियाओं की एक सहायता करती हैं, यानी बॉडी को कुछ तो प्रिवेंट करने का काम करती हैं, लेकिन इनके ना होने से ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये किसके काम होता है? ये मेडुला ओब्लांगेटा का काम होता है। साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि निगलना, निगलना किसके अंतर्गत आ जाएगा? अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। और ये किसका काम है? ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये मेडुला ओब्लांगेटा क्या करता है? इसको नियंत्रित करने का काम करता है। एक और पूछा जाता है कि जो उल्टी है, उल्टी को कौन नियंत्रित करता है? तो इसको भी मेडुला ओब्लांगेटा नियंत्रित करता है। और ये भी क्या होती है? एक प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रेन को देखिए डिटेल में पढ़ा है कि फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, हिंड ब्रेन क्या होता है। फोर ब्रेन में हमने सेरिब्रम के बारे में पढ़ा और डायंसेफ्लॉन के बारे में पढ़ा। साथ ही थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ा। मिड ब्रेन को पढ़ा। उसके अलावा हमने हिंड ब्रेन में सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम में पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा के बारे में डिटेल में पढ़ा है। और इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आते। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो दूसरा भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ये मेडुला ओब्लांगेटा का पिछला भाग होता है। ठीक है, अब देखिए ये ब्रेन में जो ये पिछला ऐसी संरचना होती है, ये ही जाके क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है। तो ये मेडुला ओब्लांगेटा का ही क्या होता है? पिछला भाग मेरुरज्जु कहलाता है। और ये क्या करता है? यह मस्तिष्क की सहायक संरचना होती है जो कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करती है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित
संकेतित करती हैं। और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो कि इतनी तेजी से होती हैं और बिना सोचे बिना समझे होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। अब जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं ना, वो दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी क्रियाएं जो कि जन्मजात होती हैं, जन्म से ही होती हैं, वो हमको सीखनी नहीं पड़ती, और दूसरी ऐसी क्रियाएं जो कि अर्जित की जाती हैं यानी सीखी जाती हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं मेनली कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कुछ जन्मजात होती हैं। अब जन्मजात में क्या आ जाएगा, जैसे छींकना, उबासी, खांसना, पलकों का झपकना, ये है रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, लेकिन ये जन्म से ही हमारे ब्रेन में फीड होता है, इसको हमको सीखने की जरूरत नहीं होती है। और अर्जित क्या होती हैं, ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं जिनको हमको सीखना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए ड्राइविंग, साइकिल का चलाना, टाइपिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ये सारी क्या होती हैं, ये एक्वायर्ड या फिर अर्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जिनको हमको सीखने की जरूरत होती है। अगर कोई भी आकस्मिक परिस्थिति आ गई तो उससे बचने के लिए या फिर उससे सुरक्षित रहने के लिए हमको ये प्रतिवर्ती क्रियाएं सीखनी रहती हैं। ठीक है, ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं ना, ये ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स करने या थोड़ा आराम देने का काम करती हैं। एक वयस्क मनुष्य में जो मेरुरज्जु की लंबाई होती है वो कितनी होती है, लगभग 42 से 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 42 से लेकर 45 सेंटीमीटर तक की होती है। हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो पढ़ लिया। अब जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी तथा क्रियात्मक भागों से जोड़ने वाली जो धागे नुमा संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। बेसिकली जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है वो ब्रेन के और मेरुरज्जु से जो निकलने वाली तंत्रिकाएं होती है ना, उनको शामिल करके परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाती हैं। अब मान लीजिए जो मानव मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, तो मानव मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। और जो मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु में कितनी तंत्रिकाएं होती हैं, मेरुरज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। और इन्हीं तंत्रिकाओं का समूह क्या कहलाता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। जिनमें से ब्रेन से निकलने वाली कुछ यहाँ पे देखिए प्रमुख तंत्रिका तंत्र हैं, जिसमें से जो पहली जोड़ी, अब ब्रेन से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती हैं, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। इसमें जो पहली जोड़ी है, पहली जोड़ी किसका काम करती है, ये सूंघने का काम करती है या फिर सूंघने को कंट्रोल करती है। जो दूसरी जोड़ी होती है ये क्या, देखने का काम करती है। तीसरी जोड़ी होती है जो तंत्रिका तंत्र की, ये नेत्रों की जो गतियाँ होती हैं, आई मूवमेंट होता है, उसको कंट्रोल करती है। 8वीं जोड़ी की जो होती हैं तंत्रिकाएं वो क्या करती हैं, वो सुनने का काम करती हैं। और जो 12वीं जोड़ी होती है ना, 12वीं जोड़ी क्या करती है, जीभ की जो गति होती है ना, जो हम बोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम जो जीभ का मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करने का काम करती हैं। लास्ट हमारा प्रकार है तंत्रिका तंत्र का, स्वचलित तंत्रिका तंत्र। लास्ट जो प्रकार है तंत्रिका तंत्र का वो कौन सा है, स्वचलित तंत्रिका तंत्र। तो जो स्वचलित तंत्रिका तंत्र होता है ये दो प्रकार का होता है। एक है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा क्या होता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पे पहला क्या है, पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ऐसा तंत्रिका तंत्र जिससे एड्रेनलिन नामक रसायन का स्रावण होता है, यानी एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है या केमिकल निकलता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है इसका काम ये होता है कि शरीर के जितने भी आंतरिक अंग होते हैं, बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उनकी ये क्या करता है, कार्य क्षमता को या क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करता है। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक तो इससे एड्रेनलिन रसायन निकलता है, दूसरा ये बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी क्रियाशीलता को ये बढ़ाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे भी एक अपवाद होता है। अपवाद क्या होता है कि पाचन तंत्र भी ये शरीर के आंतरिक अंगों में ही आता है, पाचन क्रिया भी ये एक आंतरिक क्रिया होती है। लेकिन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ये पाचन की क्रिया को बढ़ाता नहीं है, बल्कि क्या कर देता है, पाचन की क्रिया को कम कर देता है, जो कि एक अपवाद है। जैसे कि पुतली का फैलना, मूत्राशय का संकुचन, श्वसन की गति को कम करना, ये क्या होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के काम होते हैं। दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ऐसा तंत्रिका तंत्र जिसकी तंत्रिका तंत्रों से एसिटाइल कोलिन नामक रसायन निकलता है। उससे कौन सा रसायन निकलता था, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से, तो उससे एड्रेनलिन नामक रसायन निकलता था। जबकि जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है इससे एसिटाइल कोलिन नामक रसायन का क्या होता है, स्रावण होता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के जस्ट ऑपोजिट काम करता है। ये बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं ना, इनकी क्रियाशीलता को ये घटाने का
काम करता था, गठाने का काम करता है। लेकिन वहाँ पे अपवाद क्या था? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में अपवाद था कि ये पाचन की क्रिया को क्या कर देता है? कम कर देता है। लेकिन परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का अपवाद क्या है कि पाचन तंत्र की जो क्रियाविधि होती है उसको बढ़ाने का काम करता है और बाकी जितने भी इंटरनल ऑर्गन है ना उनकी क्रियाशीलता को घटाता है। बेसिकली ये पूरी जो बॉडी एक्टिविटी होती है ना उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, क्योंकि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? एड्रेनलिन रसायन निकालेगा और एड्रेनलिन रसायन जब निकलेगा तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन है इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। अब जब क्रियाशीलता बढ़ जाएगी तो उसको कंट्रोल करने का, उसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करेगा। ये क्या करेगा? एसिटाइल कोलिन नामक रसायन निकालेगा और जब इस रसायन का स्रावण होगा तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? घट जाती है। लेकिन पाचन तंत्र में दोनों अपवाद के रूप में यहाँ पे क्या करते हैं? काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के विपरीत काम करता है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? तंत्रिका तंत्र क्या होता है ये हमने पढ़ा। साथ ही तंत्रिका कोशिका के बारे में हमने पढ़ा। सेल बॉडी डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन से मिलकर बनी होती है, इनके काम क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने तंत्रिका तंत्र के प्रकार, जिसमें आपका CNS, PNS और जो आपके ऑटोनॉमस स्वचालित तंत्रिका तंत्र होते हैं इनके बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा और इनके प्रकार के बारे में भी, इनके सब टाइप के बारे में भी हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा है। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।